नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम व्यवसाय अध्ययन। चैप्टर का नाम है हमारा विपणन प्रबंध यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जर्नल मैनेजमेंट, इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि विपणन प्रबंध। सामान्य प्रबंध में हमने क्या सीखा? हमने नियोजन करना सीखा, संगठन बनाना सीखा, नियुक्तिकरण करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना सीखा। इसके बाद वित्तीय प्रबंध में हमने वित्त का प्रबंध करना सीखा, यानी कि पैसे का, कोष का, पूंजी का, फंड का मैनेजमेंट सीखा। अब फाइनली हमने सामान्य प्रबंध नियोजन बना लिया, संगठन बना लिया, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, यानी कि व्यवसाय हमारा व्यवस्थित हो गया, काम शुरू हो गया। अब व्यवसाय को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने वो कहाँ से इकट्ठा कर लिया? वित्तीय प्रबंध से। अब सारी चीज़ें आ गई, व्यवसाय में पैसा भी आ गया। अब व्यवसाय में हमें वस्तुओं को बनाकर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध भी वैसे तो एक सामान्य प्रबंध का भाग है, लेकिन इसे एक अलग ही महत्व दिया गया है। तो विपणन प्रबंध क्या है, विपणन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। ब्रांड क्या है, ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, विज्ञापन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विपणन प्रबंध आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन आज का आता है हमारा, विपणन से क्या आशय है? विपणन से, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा? मार्केटिंग। देखिएगा क्या होता है, एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है और उत्पादन बेटा कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री मतलब वह स्थान जहाँ पर कच्चे माल को पके हुए माल में परिवर्तित किया जा रहा है। अब वस्तु को उत्पादित करना बहुत आसान होता है, परंतु उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए वस्तु का उत्पादन किया है उस व्यक्ति तक, यानी कि अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? विपणन करते हैं, यानी कि मार्केटिंग करते हैं। तो विपणन होता क्या है? हमारे सामान्य भाषा में हम बात करें तो उत्पादित वस्तु, यानी कि सपोज करिए पेन फैक्ट्री में बन गया। अब इस पेन को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मार्केटिंग या विपणन कहलाती हैं। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि उत्पादित वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की समस्त क्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? विपणन। विपणन के अंतर्गत वस्तु का, उत्पादित वस्तु की क्या करना है बेटा? लेबलिंग करना, इसकी ब्रांडिंग करना, इसकी पैकेजिंग करना, इसका विज्ञापन करना, इसकी वेयर हाउसिंग यानी कि भंडारण करना, इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करना। ये सारे के सारे कार्य किसमें सम्मिलित होते हैं? विपणन में सम्मिलित होते हैं। तो विपणन के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो किसी वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ऑफिशियली क्या इसका मीनिंग होता है। तो विपणन से क्या आशय है? विपणन से आशय उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं के क्रियान्वयन से। क्रियान्वयन मतलब बेटा किसी कार्य को प्रारंभ करने से, क्रियाओं को प्रारंभ करने से, निष्पादन करने से है, जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह मतलब पहुंचाना, प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाती है। यानी कि विपणन से आशय उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं से होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को, मतलब जो वस्तु हम भेज रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं को कहाँ तक पहुँचाती हैं? अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाती हैं। कहाँ से बेटा? उत्पादक से। जो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने की समस्त व्यावसायिक क्रियाएं विपणन कहलाती हैं। हैंसन के अनुसार इसकी परिभाषा दी है, विपणन उपभोक्ताओं की खोज करने, यानी कि विपणन क्या करता है? उपभोक्ताओं की खोज करता है। उपभोक्ता की खोज से मतलब बेटा विपणन में यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति को किस वस्तु की आवश्यकता है। तो उपभोक्ताओं की खोज करने तथा उनको वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता में
परिवर्तित करने की क्रिया है। पहले यह उपभोक्ताओं की खोज करता है कि लोगों को किस वस्तु की आवश्यकता है, फिर उस आवश्यकता को वस्तु और सेवा में क्या कर देता है बेटा, परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया फिर यह संभव बनाती है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता उन वस्तुओं तथा सेवाओं का लाभ उठा सके। तो ये हो गया अपना विपणन, यानी कि सामान्य भाषा में अपन बात कहें तो उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में वस्तु को जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब विपणन कहलाती हैं। विपणन उपभोक्ताओं की खोज करता है, उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और फिर उन आवश्यकताओं को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में परिवर्तित करता है। इसमें यह देखा जाता है कि उत्पादक अधिक से अधिक वस्तुओं का विक्रय कैसे कर सके और उपभोक्ता उन वस्तुओं और सेवाओं का लाभ कैसे उठा सके। ध्यान रखिएगा बेटा, विपणन के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी वस्तु को बेचने में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को बनाने में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो उसके विपणन में हमें 3 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि विपणन का विक्रय से बहुत अधिक क्षेत्र क्या है, व्यापक है। और जो विक्रय है बेटा वो किसका भाग है, एक विपणन का ही भाग है। तो क्लियर हो गया होगा आपका अर्थ, विपणन का अर्थ। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा विपणन के लक्षण या विशेषताएं। तो विपणन क्या है बेटा, विपणन वह समस्त व्यावसायिक क्रियाएं हैं जो उत्पादित वस्तु को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। अब इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट क्या है, आवश्यकता एवं इच्छा। दूसरा पॉइंट है विनिमय। तीसरा है लक्ष्य का समन्वय, लक्ष्यों का समन्वय। और तीसरा बाजार का सृजन करना। तो विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकता एवं इच्छा को पूरा करने की क्या है, क्रिया। ध्यान रखिएगा, सिर्फ विपणन उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने की क्रिया नहीं है, वरन विपणन में पहले उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकता को पहचाना जाता है, फिर उस इच्छा और आवश्यकता के अनुसार वस्तु का निर्माण करके उपभोक्ता की उस आवश्यकता को वस्तु या सेवा में बदल दिया जाता है। आगे लिखा है क्योंकि इसके अंतर्गत एक विक्रेता द्वारा यह देखा जाता है कि उपभोक्ता को किस वस्तु की आवश्यकता है और उसे कैसे पूरा किया जाए। दूसरा पॉइंट है हमारा विनिमय। विनिमय सब जानते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के बदले में आदान प्रदान करना। तो विपणन के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है, यानी कि उत्पादक द्वारा वस्तु और सेवाएं जो भी निर्मित होती हैं उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जब उपभोक्ता वस्तु या सेवाओं को क्रय करता है तो बदले में एक मौद्रिक मूल्य चुकाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विनिमय। तीसरा हो गया लक्ष्यों का समन्वय। विपणन के मुख्य उद्देश्य मांग का सृजन करना तथा मांग की आपूर्ति करना होता है, अतः पूर्ति एवं मांग में समन्वय स्थापित करना है। लक्ष्यों का समन्वय का मतलब ये होता है कि पहला लक्ष्य तो व्यवसाय का ये हो गया कि विपणन का पहला लक्ष्य तो ये हो गया बेटा कि वो मांग का सृजन करे, मतलब तरह तरह के विज्ञापन दिखाकर तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करके उपभोक्ताओं को मांग करने के लिए क्या करे बेटा, यस, प्रेरित करे, यानी कि मांग का सृजन करे। लेकिन मांग का सृजन करना ही इसका लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य होता है कि जो मांग हो रही है उसकी आपूर्ति भी करे, यानी कि मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना क्या कहलाता है बेटा, लक्ष्यों का समन्वय। तो विपणन का एक विशेषता क्या है बेटा, लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है बाजार का सृजन करना। विपणन प्रक्रिया का अगला लक्षण बाजार का सृजन करना है, अर्थात इसमें उत्पादन एवं सेवाओं की संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता को दी जाती है। यानी कि विपणन प्रबंध के अंतर्गत, विपणन के अंतर्गत एक बाजार का सृजन करना यानी कि बाजार का निर्माण करना भी आता है। इसमें उपभोक्ता तक वो सारी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं जो उत्पादक वस्तु का निर्माण कर रहा है, जिससे क्रेता जो है यानी कि उपभोक्ता जो है वो आवश्यक वस्तु को क्रय करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो ये बेटा हो गए हमारे विपणन के लक्षण या विपणन की विशेषताएं। अगला पॉइंट हो गया हमारा, अगला पॉइंट आता है विपणन के कार्य। अब विपणन के क्या कार्य होते हैं,
देखिएगा विपणन के क्या कार्य होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है क्रय एवं एकत्रीकरण, विक्रय करना, परिवहन, भंडारण करना, जोखिम उठाना। और भी बेटा जो लेबलिंग है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, ये सब भी किसके कार्य हैं बेटा? विपणन के ही कार्य हैं। तो पहला पॉइंट है क्रय एवं एकत्रीकरण। क्रय करना, माल को खरीदना। एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करना ताकि भविष्य में उसे बेचा जा सके। क्रय से आशय है कच्चे माल को खरीदना और फिर उसे पके हुए माल में परिवर्तित करके विक्रय के लिए भेजना, या बने हुए माल को क्रय करके उसे किसी वेयर हाउस में इकट्ठा करके रखना ताकि भविष्य में बेचा जा सके। वो किसका कार्य है बेटा? विपणन का एक कार्य है। तो विपणन का कार्य कच्चे माल को क्रय करना या बने हुए माल को क्रय करके एकत्रित करना होता है जिसे भविष्य में उसे बेचा जा सके। दूसरा कार्य क्या है? विक्रय करना। एकत्रित या उत्पादित की गई वस्तु को बेचना विपणन प्रबंध का अगला कार्य होता है। परिवहन। परिवहन से मतलब उन संसाधनों से होता है जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को पहुंचाते हैं। तो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना विपणन का एक कार्य होता है। भंडारण मतलब उत्पादित वस्तु को या क्रय की गई वस्तु को एक निश्चित स्थान पर सुरक्षित रखना, वेयर हाउस, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसको बेचा जा सके। तो उत्पादित वस्तु को किसी सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करके रखना भंडारण कहलाता है और भंडारण विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जोखिम उठाना। विपणन का काम जोखिम उठाना भी होता है। देखिए व्यवसाय कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं और जोखिम से भरा हुआ होता है। तो विपणन में भी क्या होता है बेटा? हमेशा जोखिम बना रहता है और विपणन का जो कार्य होता है वो व्यवसाय के जोखिम को उठाना होता है। कैसे? देखिएगा, वस्तुओं के विपणन में व्यापारी को अनेक प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते हैं। यह जोखिम इसलिए उठाने पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में घटनाएं आशा के विपरीत घटित होती रहती हैं, इसलिए विपणन का एक कार्य जोखिम उठाना भी होता है। अब इसके बाद भी और भी कार्य हो सकते हैं बेटा, जैसे ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना। ये सब मार्केटिंग के फंक्शन होते हैं, यानी कि विपणन के कार्य होते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको विपणन के कार्य हैं। अब हमारा आता है बेटा विपणन प्रबंध का अर्थ। देखिएगा, वैसे तो विपणन और विपणन प्रबंध दोनों एक ही हैं। विपणन का प्रबंध करना विपणन प्रबंध कहलाता है। यानी कि विपणन का अर्थ क्या पढ़ा हमने? वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? विपणन कहलाती हैं। अब उन क्रियाओं को क्या करना? व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बेटा? विपणन प्रबंध। तो चलिए विपणन प्रबंध का अर्थ और समझ लेते हैं। तो विपणन प्रबंध से आशय उन विपणन क्रियाओं के प्रबंध से है जो उपभोक्ता की मांग का अनुमान लगाने, उसके अनुसार उत्पादन करने, प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का निर्माण करने और उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वस्तु व सेवाओं का वितरण करने से संबंध रखती हैं। यानी कि वो सारी विपणन क्रियाएं, विपणन प्रबंध क्या है? वो सारी विपणन क्रियाएं जो उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा का क्या लगाती हैं? अनुमान लगाती हैं और उसी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार क्या करती हैं? वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का क्या करती हैं? निर्माण, जिससे ग्राहक जो है उपभोक्ता क्या हो? आकर्षित हो। और उपभोक्ता की संतुष्टि के माध्यम से विपणन लक्ष्यों, ध्यान रखिएगा विपणन में उपभोक्ता की संतुष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बाद उपभोक्ता की संतुष्टि के माध्यम से विपणन लक्ष्यों को प्राप्त हेतु वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करने से संबंध रखती हैं। यानी कि वो सारी क्रियाएं, सीधी सी हम बात कहें, जो उपभोक्ता को संतुष्ट करने के से संबंध रखती हैं। यानी कि वो सारी क्रियाएं, विपणन क्रिया जिनसे उपभोक्ता वस्तु को क्रय तो कर रहा है, वस्तु का उपभोग तो कर रहा है, लेकिन पूर्णतः संतुष्टि के साथ, वो क्या कहलाता है बेटा? विपणन प्रबंध। अब फिलिप कोटलर ने इसकी क्या दी बेटा? परिभाषा दी। तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए ऐसे कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण ही विपणन प्रबंध है, जो लक्ष्य बाजारों के साथ वांछित विनिमयों को संभव बनाते हैं। मतलब जो बाजार के लक्ष्यों तो प्राप्त करे ही करे, लेकिन जो वांछित विनिमय है उनको भी संभव बना दे, वो क्या है बेटा? हमारा विपणन प्रबंध है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपका विपणन प्रबंध का अर्थ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है
विपणन प्रबंध के उद्देश्य या कार्य। वैसे तो हमने अभी विपणन के कार्य पढ़े हैं, वही बेटा विपणन प्रबंध के कार्य होते हैं। सेपरेट भी चाहें तो वही होगा। विपणन प्रबंध का कार्य क्या है? बिक्री एवं बाजार का विश्लेषण करना। मतलब बाजार का विश्लेषण से, बिक्री का विश्लेषण से मतलब ये है कि किसी निश्चित समय में भविष्य में बिक्री की क्या आशाएं हैं, बाजार का रुख क्या होगा, क्या उपभोक्ता वस्तु की मांग करेंगे, क्या बाजार में मंदी आएगी या तेजी आएगी, ग्राहक वस्तु का उपभोग कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, वस्तु की पूर्ति कम होगी ज़्यादा होगी, इन सब का अनुमान लगाना किसका कार्य है बेटा? विपणन प्रबंध का कार्य है। विपणन लक्ष्यों को निर्धारित करना, विपणन के लक्ष्य निर्धारित करना भी क्या है बेटा? विपणन प्रबंध का कार्य है। बिक्री का पूर्वानुमान लगाना, विपणन बजट बनाना, विपणन योजनाओं एवं विधियों को क्रियान्वित करना, एक उपयुक्त विपणन मिश्र का विकास करना आदि, ये सब बेटा विपणन प्रबंध के क्या है? उद्देश्य या कार्य है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा विपणन एवं विक्रय में अंतर। अब विपणन और विक्रय में अंतर हम पढ़ लें। सामान्य तौर पर तो विक्रय और विपणन को एक ही माना जाता है, लेकिन बेटा जो विपणन है वो एक व्यापक शब्द है, यानी कि बिक्री जो है, विक्रय जो है वो विपणन का ही भाग है। विज्ञापन, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार, ये सब किसका भाग है बेटा? विपणन प्रबंध का ही भाग है। यानी कि विपणन में विक्रय सम्मिलित है, ना कि विक्रय में विपणन सम्मिलित है। दूसरी चीज, दोनों का उद्देश्य एक ही हो सकता है, परंतु विपणन में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना होता है, जबकि विक्रय का जो मुख्य उद्देश्य होता है माल निर्मित वस्तु को अधिक से अधिक बेचना होता है और लाभ अर्जित करना होता है। तो चलिए अंतर स्पष्ट करते हैं, विपणन और विक्रय में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? अंतर के आधार का उद्देश्य। अब उद्देश्य, इसका उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर लाभ अर्जित करना है। मतलब विपणन का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना तो है, लेकिन इसका जो लाभ कमा रहा है इसका उद्देश्य यह है कि लाभ तो व्यवसाय कमाए, परंतु हमारे लाभ कमाने से कौन संतुष्ट रहे? यस, उपभोक्ता ग्राहक संतुष्ट रहे। ऐसा ना हो कि हमने उपभोक्ता को उल्लू बनाकर वस्तु का विक्रय कर दिया, हमने लाभ तो अर्जित कर लिया लेकिन ग्राहक हमारी वस्तु से या सेवा से संतुष्ट नहीं है। जबकि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहले ग्राहक को संतुष्टि मिले और फिर हम क्या अर्जित करें? लाभ अर्जित करें, इसका मुख्य उद्देश्य है। विक्रय, इसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री बढ़ाना है। इसका उद्देश्य तो ये होता है कि जैसे तैसे वस्तु या सेवाओं की क्या हो जाए? बिक्री बढ़ जाए और लाभ अर्जित कर लें। क्षेत्र, हम अच्छे से जानते हैं विक्रय जो है बेटा विपणन का भाग है, इसलिए विपणन का क्षेत्र जो है वो क्या है? व्यापक है, और विक्रय का क्षेत्र क्या है? संकुचित है, क्योंकि विपणन में विक्रय सम्मिलित होता है, विक्रय में विपणन सम्मिलित नहीं होता। प्रकृति, ये जो विपणन है ये आधुनिक धारणा है। पहले देखें हम तो किसी वस्तु को बनाने में जितना पैसा खर्च होता था उतना बेचने में नहीं होता था, परंतु वर्तमान समय में जितनी वस्तु को उत्पादन करने की लागत लगती है, किसी वस्तु के निर्माण में जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा पैसा तो हम विपणन, मार्केटिंग, विज्ञापन में कर देते हैं। तो ये जो विपणन है ये क्या है बेटा? एक आधुनिक धारणा है। आधुनिक धारणा मतलब अब वर्तमान में देखिएगा वस्तु उत्पादित होने से पहले ही उसकी क्या होने लगती है? मार्केटिंग होने लगती है, यानी कि बिक्री बाद में होती है, पहले क्या होने लगती है? मार्केटिंग होने लगती है, विपणन होने लगता है। तो विपणन क्या है? एक आधुनिक अवधारणा है, जबकि विक्रय एक क्या है? पुरानी अवधारणा है। अब दृष्टिकोण, मतलब किस चीज पर ज्यादा बल दिया जाता है? तो विपणन जो है वो ग्राहक उन्मुखी होता है, यानी कि विपणन में जो दृष्टिकोण होता है, मुख्य जो फोकस होता है, जो ध्यान केंद्रित किया जाता है विपणनकर्ता के द्वारा, वो किस पर किया जाता है? ग्राहक पर। यानी कि विपणन ग्राहक उन्मुखी होता है, इसमें ग्राहक की संतुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद विक्रय में उत्पादन को देखा जाता है, तो विक्रय जो है वो उत्पाद उन्मुखी होता है। क्या होता है? उत्पाद उन्मुखी होता है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले विपणन खालिस्तान है ग्राहक उन्मुखी, और विक्रय है क्या है? उत्पाद उन्मुखी। तो स्पष्ट हो गया विपणन एवं विक्रय में अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है विपणन मिश्र से क्या आशय है? विपणन मिश्र
देखिए मिश्र का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मिक्स कर देना। विपणन का मतलब तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं, उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, विपणन कहलाती हैं। मिश्र का मतलब है कि इस विपणन में कुछ चीजों को मिला दें। तो बेटा जो विपणन मिश्र है ये 4 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से मिलकर बना है। इस विपणन मिश्र के तत्वों को हम 4P के नाम से भी जानते हैं। ये 4P क्या होती है, हम आगे इन पर बात करेंगे। तो विपणन मिश्र क्या है? विपणन मिश्र अनुकूलतम उत्पादकता तथा संतुष्टि की प्राप्ति हेतु विपणन तंत्र के 4 मूल तत्वों, अर्थात 4 मूल तत्व कौन से हैं, उत्पाद, मूल्य, स्थान तथा परिवर्तन के मिश्रण की एक योजना है। यानी कि इन 4 तत्वों, कौन कौन से, उत्पाद, मूल्य, स्थान और परिवर्तन, इन 4 तत्वों के मिश्रण की एक योजना, मतलब ऐसी योजना जिसमें इन 4 की प्लानिंग की है हमने, किस किस की, उत्पाद, मूल्य और स्थान और परिवर्तन, वो क्या कहलाएगा बेटा, विपणन मिश्र कहलाएगा। अब NH वार्डन ने इसकी परिभाषा दी है, विपणन मिश्र का संबंध विपणन के प्रयासों के एकीकरण, वितरण एवं मिश्रण से संबंधित तत्वों का मिश्रण का स्वरूप प्रदान करना है। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। ये जो 4 तत्व हैं, उत्पाद जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद को अपन कहते हैं प्रोडक्ट, पहली P। दूसरा क्या है, मूल्य को क्या कहते हैं बेटा, प्राइस। स्थान को क्या कहते हैं, प्लेस, इसको आप वितरण भी लिख सकते हैं। परिवर्तन, संवर्धन, बात एक ही है। संवर्धन परिवर्तन को हम कहते हैं बेटा प्रमोशन। तो यहाँ पर देखिएगा जो विपणन मिश्र के तत्व हैं बेटा, इन्हें 4P, ये 4P's के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो 4 तत्व हैं विपणन मिश्र के, ये किससे प्रारंभ हुए बेटा, P से प्रारंभ हुए। ये देखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे विपणन मिश्र की कितनी P होती हैं, तो बेटा 4P होती हैं। या पूछ ले विपणन मिश्र की 4P's को समझाइए, तो वो किसको समझाने की बात कर रहा है, उत्पाद, मूल्य, स्थान, परिवर्तन, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन 4 तत्वों का मिश्रण से हम जो भी योजना बनाते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, विपणन मिश्र कहलाता है। अब इन तत्वों पर हम अगले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया होगा विपणन मिश्र से आज है। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है विपणन मिश्र के तत्वों को समझाइए। अच्छे से देख लीजिएगा, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो विपणन मिश्र के कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, उत्पाद मिश्र, मूल्य मिश्रण, संवर्धन, वितरण। उत्पाद मिश्रण को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, मूल्य मतलब प्राइस, संवर्धन मतलब इसको परिवर्तन भी कहते हैं, संवर्धन मतलब प्रमोशन, और वितरण को वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेकिन वितरण किसी स्थान पर किया जाता है तो क्या हो गया, प्लेस। तो ये बेटा हमारी क्या हो गई, 4P हो गई। तो पहला पॉइंट है उत्पाद मिश्रण, मूल्य मिश्रण, संवर्धन मिश्रण और वितरण मिश्रण। ये चारों के चारों क्या है, विपणन मिश्र के तत्व हैं। अब इन तत्वों को हम विस्तार से समझ लें कि ये उत्पाद मिश्रण क्या होता है, मूल्य मिश्रण क्या होता है, संवर्धन मिश्रण क्या होता है और वितरण मिश्रण क्या होता है। पहले शॉर्ट में समझ लें, उत्पाद से आशय क्या होता है, कच्चे माल को पके हुए माल में परिवर्तित करना, यानी कि किसी वस्तु को उपभोग के योग्य बनाना, उसमें उपयोगिता का सृजन करना उत्पाद है। मूल्य किसी वस्तु का वह मौद्रिक कीमत जो उपभोक्ता के द्वारा विक्रेता को चुकाया जाता है। संवर्धन बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह की जो तकनीकें अपनाई जाती हैं वो क्या कहलाता है, संवर्धन। प्रमोशन करना। वितरण वह स्थान जहां पर वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, मतलब बेचा जाता है, वो चाहे रिटेलर के रूप में हो, चाहे होलसेलर के रूप में हो, थोक व्यापारी के रूप में है, चाहे फुटकर व्यापारी। चलिए तो देखते हैं। अब विपणन में अगर इन चारों तत्वों को मिला दें तो विपणन मिश्र हो गया। अब उत्पाद मिश्रण में उत्पाद से संबंधित निर्णय लिया जाएगा, मूल्य मिश्रण में मूल्य से संबंधित निर्णय लिया जाएगा, संवर्धन या परिवर्तन मिश्रण में संवर्धन के संबंधित निर्णय लिया जाएगा, और वितरण में वितरण से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, उत्पाद मिश्रण से आशय उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है।
मतलब उन निर्णयों का योग जो किससे संबंधित है, उत्पाद से संबंधित है, किससे, उत्पाद के संबंध से लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है। साधारणतः यह निर्णय ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, रंग, किस्म, गुणवत्ता, भार आदि से संबंधित होते हैं। यानी कि जब हम किसी उत्पाद का निर्णय ले रहे होते हैं तो उसकी ब्रांडिंग कैसे हो, पैकेजिंग क्या हो, लेबलिंग क्या हो, उत्पाद का रंग क्या हो, किस्म, गुणवत्ता क्या हो और उसका भार क्या हो, ये सारे के सारे निर्णय हम किस में लेते हैं बेटा, उत्पाद मिश्रण में। दूसरा हमारा पॉइंट आता है मूल्य मिश्रण। अब इसमें उत्पादित जो उत्पाद किया है उसके मूल्य से संबंधित निर्णय लेंगे। मूल्य से आशय किसी वस्तु की उस मौद्रिक कीमत से होता है जो उपभोक्ता के द्वारा विक्रेता को चुकाई जाती है। इसके अंतर्गत मूल्य नीतियां सम्मिलित होती हैं। मूल्य नीतियां हम आगे पढ़ेंगे। एक उच्च मूल्य नीति होती है और एक निम्न मूल्य नीति होती है। मतलब उत्पादक जब वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है तो मूल्य मिश्रण में यह देखता है कि पहले हम अगर वो उच्च मूल्य निर्धारित नीति कर रहा है तो पहले वस्तु का मूल्य कम करता है। जब बाजार में उपभोक्ता उसकी मांग करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो वस्तु की मांग मूल्य क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये उच्च मूल्य नीति होता है। निम्न मूल्य नीति का मतलब ये है कि प्रारंभ में तो वो ज़्यादा कीमत रखेगा, फिर धीरे धीरे वस्तु की कीमत क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेटा कि मूल्य मिश्रण में हम मूल्य से संबंधित निर्णय लेते हैं। मतलब मूल्य से संबंधित नीतियों को शामिल किया जाता है कि मूल्य जो निर्धारित कर रहे हैं वो किन नीतियों से किया जाए, अधिक मूल्य नीति अपनाई जाए या कम मूल्य नीति अपनाई जाए। संवर्धन मिश्रण। संवर्धन मिश्रण से आज संवर्धन का मतलब होता है बिक्री को बढ़ाना। इसके अंतर्गत बिक्री बढ़ाने की विभिन्न तकनीकों का निर्णय लिया जाता है, जैसे विज्ञापन, कूपन दिया जाए बिक्री बढ़ाने के लिए, एक के साथ एक फ्री वस्तु दी जाए, है ना, विक्रय के बाद सेवा दी जाए। ये सारे निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, संवर्धन मिश्रण में। यानी कि संवर्धन मिश्रण से आशय बिक्री को बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णयों से होता है। इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार आदि सम्मिलित होता है। वितरण। इसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं की जाती हैं जिनसे वस्तु एवं सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो ये होगा बेटा विपणन मिश्रण के तत्व। ध्यान रखिएगा, विपणन मिश्रण के तत्वों को 4P के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है ब्रांडिंग से आशय क्या है। ब्रांडिंग, ब्रांड सब जानते हैं, नया नाम नहीं है। आप सब जानते हैं ब्रांडिंग होती क्या है। तो ब्रांडिंग वास्तव में किसी वस्तु का नाम या चिन्ह या चित्र जिससे हम उस वस्तु को पहचानते हैं या जिससे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, ब्रांडिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिएगा आप दुकान पर कोई सामान क्रय करने जाते हैं। सामान क्रय करने जाते हैं तो आप उस वस्तु का नाम लेते हैं, उस वस्तु का चिन्ह बताते हैं, एक वस्तु का चित्र बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के लिए घड़ी छाप पाउडर, आप दुकान पर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, घड़ी पाउडर दे दीजिए। यानी कि आपने उत्पाद का क्या लिया, नाम लिया। आप पटाखा खरीदने गए, आपने कहा मुर्गा छाप पटाखा दे दीजिए। आपने किसका नाम लिया, बस उस उत्पाद का नाम लिया या चित्र का नाम लिया। तो ब्रांड क्या है बेटा, ब्रांड किसी वस्तु का, जैसे लाइक एग्जाम्पल बात करें ब्राइट फ्यूचर, ये जो कोचिंग है आप इसको कैसे पहचानते हैं, इसके नाम से पहचानते हैं, दैट इज ब्रांड। तो किसी वस्तु का नाम, चिन्ह या चित्र जिससे हम किसी वस्तु को पहचानते हैं या जिससे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखते हैं, वही बेटा क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांडिंग से आशय किसी वस्तु के उस नाम, चित्र या चिन्ह से होता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखता है। जैसे खजूर छाप डालडा, मुर्गा छाप पटाखा, हंसिया छाप बीड़ी, घड़ी छाप पाउडर आदि। ये सब क्या है बेटा, ब्रांड। यानी कि किसी भी वस्तु का नाम, चिन्ह या चित्र जिससे हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखते हैं या वस्तुओं को पहचान करते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा, ब्रांड कहलाता है। उदाहरण के लिए सपोज करिएगा ये मार्कर है, अगर इस पर किसी वस्तु का नाम, चिन्ह या चित्र नहीं बना है तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये किस कंपनी का है, और दो वस्तुओं के बीच में अंतर बताना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंपनी इसकी क्या करती है बेटा, ब्रांडिंग करती है, उत्पाद का नाम, चिन्ह या चित्र रख देती है जिससे उत्पाद को पहचाना जा सके और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को भिन्न भी रखा जा सके। तो स्पष्ट हो गया होगा आपका ब्रांड का अर्थ। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ब्रांडिंग की विशेषताएं। ब्रांडिंग की विशेषताएं या लक्षणों को समझाइए। तो ब्रांडिंग की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा हमने, व्यापक।
ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उत्पाद को पहचानने के लिए किया जाता है। दरअसल ब्रांड को व्यापक शब्द इसलिए कहा गया है बेटा कि दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा नहीं है जिसका नाम ना हो, यानी कि हर एक व्यक्ति वस्तु उसका कुछ ना कुछ नाम होता है जिससे हम उस चीज़ को पहचानते हैं। इसलिए ब्रांड जो है वो क्या है बेटा, व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, वस्तुओं को पहचानने के लिए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो गया उद्देश्य। ब्रांड का उद्देश्य वस्तुओं की पहचान करना एवं ग्राहकों को आकर्षित करना होता है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो उस वस्तु को ब्रांड यानी कि कोई नाम, चिन्ह या चित्र देखकर ही क्रय करते हैं। तो ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा, एक तो वस्तु की पहचान बनाना और दूसरा ग्राहकों को क्या करना, आकर्षित करना। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल एप्पल की हम बात करें, वीवो की बात करें या किसी अन्य प्रोडक्ट की बात करें तो लोग किस चीज़ को देखकर आकर्षित होते हैं, उसके ब्रांड को देखकर आकर्षित होते हैं। लोग वस्तुओं को पहचानते भी कैसे हैं, उसके ब्रांड को देखकर पहचानते हैं कि भाई ये एप्पल का मोबाइल है, ये सैमसंग का है, ये नोकिया का है, ये वीवो का है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है ब्रांड एवं ट्रेडमार्क भिन्न। अब ट्रेडमार्क क्या होता है इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ब्रांड एवं ट्रेडमार्क भिन्न का मतलब ये है बेटा कि ट्रेडमार्क जो है वो भी ब्रांड ही है ना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो अपन समझ लेते हैं। दरअसल क्या होता है, ब्रांड का हमने अर्थ बताया आपको कि वह चित्र, चिन्ह या नाम होता है जो किसी उत्पाद पर, किसी उत्पाद को, एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद को भिन्न रखता है, ब्रांड हो गया। अब ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क भी बेटा कोई चिन्ह, चित्र है, चिन्ह या चित्र है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखता है। फिर सर दोनों में अंतर क्या, दोनों में अंतर बस इतना है बेटा कि जब तक आपका उत्पाद एक ब्रांड है, केवल क्या है, ब्रांड है, तो वो ब्रांड अगर है तो उसकी कॉपी कोई आपका प्रतियोगी कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिएगा, एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे लक्स साबुन है या डव साबुन है, क्या है, एक ब्रांड है। अब कोई दूसरी कंपनी इस नाम से कोई उत्पादन करती है क्या, नहीं करती है। इसका कारण यह है कि कंपनी ने अपने इस ब्रांड को ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, अब इसमें संशोधन हो गया, ट्रेडमार्क अधिनियम, हमारे देश में ट्रेडमार्क अधिनियम है, कौन सा, 1999 या 2000। तो जब हमारे ब्रांड को हम जो भी नाम, चित्र या चिन्ह है उसको हम क्या करा लेते हैं बेटा, यस, ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करा लेते हैं तो वो ब्रांड ही बेटा क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क। यानी कि जब ब्रांड पंजीकृत हो जाता है ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत तो ब्रांड क्या कॉल होने लगता है, यस, क्या कहलाता है, ट्रेडमार्क कहलाने लगता है। और जब ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है तो हम इसकी फिर कॉपी नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा उत्पादक, विक्रेता या सर्विस प्रदाता किसी ब्रांड की ट्रेडमार्क की कॉपी कर लेता है तो ये गैर कानूनी होता है और जिस व्यक्ति की ये कॉपी की है वो संबंधित व्यक्ति पर क्षतिपूर्ति का केस दावा कर सकता है। तो ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अभी फिलहाल में इतना याद रखना, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, परंतु सभी ट्रेडमार्क जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, ब्रांड होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो उत्पाद ब्रांड रजिस्टर्ड होता है बेटा उन पर आर बना होता है ब्रैकेट में, ऐसा आर का मतलब है रजिस्टर्ड, इसकी आप कॉपी नहीं कर सकते। किसी किसी पर बेटा ऐसा टीएम बना होता है, टीएम का मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब ये है कि उसने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। बुक्स में देखिएगा, बुक्स का हम कॉपीराइट कराते हैं, सी बना होता है, क्या बना होता है, सी बना होता है। यानी कि जब हम किसी चिन्ह, चित्र को पंजीकृत करा लेते हैं ट्रेडमार्क अधिनियम, वैसे तो ये सारे अधिनियम भारतीय बौद्धिक संपदा अधिनियम, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आते हैं। इसके अंडर ट्रेडमार्क एक्ट भी आता है, पेटेंट एक्ट भी आता है, कॉपीराइट एक्ट भी आता है। तो ये सब बेटा जब हम कोई चिन्ह, चित्र या नाम पंजीकृत करा लेते हैं हमारा ब्रांड, तो वो किस में परिवर्तित होता है, ट्रेडमार्क में। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, क्योंकि सब जरूरी नहीं कि जितने भी नाम, चित्र हैं वो सब कंपनियों ने पंजीकृत करवा के रखे हों, लेकिन जितने भी ट्रेडमार्क हैं वो पहले सब ब्रांड थे और बाद में पंजीकृत होने के बाद क्या बन गए, ट्रेडमार्क बन गए। अगला है हमारा पहचान का साधन। ब्रांड विभिन्न वस्तुओं को पहचानने का एक साधन होता है जिससे हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न भी रखते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो ये बेटा ब्रांड की विशेषताएं या लक्षण हो गए।
स्पष्ट हो गया होगा आपका। अगला हमारा क्वेश्चन आता है ब्रांड के लाभ या महत्व। अब ब्रांड के क्या लाभ होते हैं और क्या महत्व होते हैं? तो ब्रांड के लाभ बेटा उत्पादक को भी होते हैं और उपभोक्ता को भी होते हैं। अब हम दोनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर उपभोक्ता के लिए उत्पादक के लिए पूछ ले तो उत्पादक के लिए ये महत्व है, और उपभोक्ता के लिए पूछ ले तो बेटा ये महत्व है। बहुत आसान है, आपको अभी याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है उत्पादक के लिए महत्व। उत्पादक के लिए निम्नलिखित महत्व होते हैं। वस्तु परिचय, सबसे पहला महत्व ये हो गया बेटा कि जिन वस्तुओं पर ब्रांड होते हैं उन वस्तुओं का बाजार में जनता से आसानी से परिचय हो जाता है। उत्पादक के लिए सबसे बड़ा महत्व है कि उत्पादक जो वस्तु का निर्माण कर रहा है उस वस्तु का परिचय बाहर देने की जरूरत नहीं होती, ब्रांड अपने आप ही उसका परिचय दे देता है कि ये किस उत्पादक के द्वारा बनाई गई है, किस कंपनी के द्वारा वस्तु बनाई गई है। दूसरा लाभ विज्ञापन में सहायता। जब हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो उसका ब्रांड यानी कि नाम या चित्र या चिन्ह उस उत्पाद पर बना होता है, और उस उत्पाद को बार बार जब लोग देखते हैं तो अपने आप ही विज्ञापन क्या कर रहा है वस्तु का, ब्रांड क्या कर रहा है वस्तु का विज्ञापन कर रहा है। विक्रय में वृद्धि, हम अच्छे से जानते हैं किसी भी वस्तु को जब हम क्रय करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रांड देखते हैं। तो ब्रांड जो है एक अच्छा ब्रांड जो है, जो आकर्षक ब्रांड होता है, वो ग्राहकों को आकर्षित भी करता है और बिक्री में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। बाजार का निर्माण, ब्रांड से वस्तुओं का प्रचार प्रसार होता है जिससे बाजार का निर्माण होता है और मांग में भी क्या होती है, वृद्धि। तो ये बेटा चारों लाभ किसके लिए हो गए, उत्पादक के लिए। अब अपन लाभ पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, उपभोक्ता के लिए। अब उपभोक्ता को क्या महत्व होता है, उपभोक्ता को भी निम्नलिखित महत्व है। पहला पॉइंट लिखा है क्रय में सुविधा। ब्रांड से वस्तुओं को पहचानने में सरलता होती है जिससे क्रय करने की सुविधा होती है। आप देखिएगा दुकान पर हम सामान लेने जाते हैं, अगर हम दुकानदार से कहें भैया वो सामान दे दीजिएगा, भैया ये सामान दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा, दुकानदार क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि आपको क्रय करने में वस्तु क्या आ रही है, समस्या, अगर वस्तु का नाम नहीं है तो। परंतु अगर वस्तु क्या है, ब्रांड है, ब्रांडिंग है वस्तु की, उस पर नाम चित्र या चिन्ह बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली वस्तु का नाम लेंगे, भैया डब साबुन दे दीजिएगा, भैया डाबर आंवला ऑयल दे दीजिएगा, भैया रूप अमृत दे दीजिए, फेयर एंड लवली दे दीजिएगा। तो इससे ग्राहक को, उपभोक्ता को सबसे बड़ा लाभ ये है कि वस्तु क्रय करने में क्या होती है बेटा, आसानी होती है। दूसरा, गुणवत्ता की गारंटी। ब्रांड वाली वस्तु क्रय करने से उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता की पहचान हो जाती है। देखिएगा किस वस्तु की क्या गुणवत्ता है, इसको आप पहचान सकते हैं किससे, केवल ब्रांड से। अगर बिना ब्रांडेड वस्तु आप ले लें जिस पर नाम चित्र नहीं लिखा, खुली ढेर से वस्तु है, तो आप बता नहीं सकते कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी, क्योंकि वो आपने कभी ट्राई नहीं की है। तो इससे उपभोक्ता को ये भी महत्व हो जाता है कि गुणवत्ता की गारंटी मिल जाती है। क्रय में समय की बचत, क्रय करते समय की बचत हो जाती है, क्योंकि हम डायरेक्टली दुकानदार से उसी वस्तु का नाम लेते हैं जो वस्तु हमें क्रय करना है। धोखाधड़ी में कमी, ब्रांडेड वस्तु क्रय करने जिस वस्तु की ब्रांडिंग है, जिस पर नाम चित्र या चिन्ह बना है, उसको क्रय करते समय धोखाधड़ी की बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि हम अच्छे से नाम चिन्ह या चित्र देखकर ही वस्तु को क्रय करते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको ब्रांडिंग के लाभ या महत्व। ये उत्पादक के लिए है बेटा और ये उपभोक्ता के लिए है। एग्जाम में अगर स्पष्ट ना लिखा हो तो दोनों के मिक्स करके लिख सकते हैं, परंतु स्पष्ट ये पूछा हो कि उत्पादक के लिए महत्व बताइए या किसके लिए, उपभोक्ता के लिए महत्व बताइए, तो आपको वही लिखने पड़ेंगे जो पूछा गया है। स्पष्ट हो गया होगा आपका। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अच्छे ब्रांड के गुण या तत्व समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझ लीजिए। अच्छे ब्रांड के गुण या तत्व, एक अच्छे ब्रांड के क्या गुण होते हैं और क्या तत्व होते हैं, या ब्रांड का नाम चयन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ब्रांड का चयन करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए और एक अच्छे ब्रांड में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखा है संक्षिप्तता। एक अच्छा ब्रांड का नाम या चिन्ह छोटा होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे आसानी से पढ़ा व बोला जा सके, जैसे लक्स, डब, टाटा, बाटा आदि। दूसरा है हमारा सरलता। एक अच्छा ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से पहचाना जा सके और याद भी रखा जा सके, जैसे गोदरेज, एलजी, बजाज, सैमसंग, वीवो,
नोकिया एक्सेट्रा। इसके बाद पंजीकरण योग। एक अच्छा ब्रांड पंजीकरण के योग होना चाहिए, अर्थात वह दूसरे ब्रांडों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मितव्ययी एक अच्छा ब्रांड, मितव्ययी मतलब जिसे छापने में हमारा ज़्यादा खर्च ना हो। एक अच्छा ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसे पैकेट पर छपवाने में कम से कम खर्च हो और जो ग्राहकों को क्या करे, आकर्षित करे। और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे एक अच्छा ब्रांड कैसा होना चाहिए, जो परामर्श, जिसमें परामर्श हो। मतलब एक अच्छा ब्रांड ऐसा हो जो ग्राहक को परामर्श दे रहा हो, जिसके नाम में ही क्या हो, परामर्श हो। जैसे बेटा क्या, उजाला, उजाला के नाम में क्या है, मोर ब्राइटनेस है। मतलब उजाला नाम है ब्रांड का, लेकिन उसमें वो परामर्श दे रहा है कि भाई इसको आप खरीदिए, ये आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। जैसे रिलायंस के नाम में ही क्या है बेटा, विश्वास है। तो ये परामर्श वाले क्या है, ब्रांड है। तो अच्छा ब्रांड कैसा होना चाहिए, परामर्श देने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये विपणन वाला चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट ए है। पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।